और बिफोर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक चीज मैं अभी आपके साथ शेयर पहले ही कर दूं, जो अभी पिछले टॉपिक से रिलेटेड एक पॉइंट रह गया कि प्राइस डिटरमिन कैसे होती है, क्योंकि मैंने कहा था कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर रहते हुए सेलर का प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो फिर प्राइस डिटरमिन होती कैसे है, कैसे की जाती है? तो नॉर्मली फिर क्या किया जाता है, मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक डिमांड कर्व का बिहेवियर है और ये हमारे पास एक सप्लाई कर्व का बिहेवियर है। तो डिमांड सप्लाई कर्व का ये बिहेवियर है, यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी ली जाती है और वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस ली जा रही होती है। तो जहां पर डिमांड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट वो पॉइंट जिस प्राइस के ऊपर होता है, यानी कि वो प्राइस के जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल हो जाएं, तो उस प्राइस को मार्केट प्राइस डिटरमिन कर लिया जाता है अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस क्या कर लेते हैं, आपस में इस तरह से डिसाइड की जाती है कि जो मार्केट की डिमांड है, जो मार्केट की सप्लाई है, उसको आपस में ड्रॉ किया जाता है। मार्केट सप्लाई मार्केट डिमांड का जहां पर जिस प्राइस के ऊपर इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो प्राइस प्रिवेल कर रही होती है, उसी प्राइस को मार्केट प्राइस का नाम दे देते हैं। और फिर परफेक्ट कंपटीशन में तमाम सेलर्स इसी प्राइस को फॉलो करते हैं। तो ये है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन जब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, तो इसके फीचर्स में मैंने आपसे क्या कहा था, फ्यू सेलर्स। ठीक हो गया जी? अब फ्यू कितने, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि इसकी कोई फिक्स रेंज हमें नहीं मिलती। नॉर्मल बुक्स जो हमारे पास इसकी रेंज बताते हैं, जो इस वक्त जिस बुक से थोड़ा सा मैं कंसल्ट कर रहा हूँ, उन्होंने इसकी रेंज रखी हुई है 14 से लेके 100 तक की। ये फ्यू सेलर्स की कैटेगरी में आता है। परफेक्ट कंपटीशन में तो हाईली क्वांटिटी होती है, 100 प्लस की बात हम उसमें कर रहे होते हैं। तो फ्यू सेलर्स होते हैं, सम कंट्रोल ऑन मार्केट, कुछ हद तक इनका कंट्रोल होता है मार्केट में, प्राइस को कंट्रोल करने का सेलर के पास, कि वो प्राइस अपने अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या कहा था, सेम प्रोडक्ट है, तभी परफेक्ट कंपटीशन था। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर प्रोडक्ट क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है जी? और डिफरेंट होने के साथ साथ ये क्लोज सब्स्टिट्यूट होती है। ठीक हो गया? क्लॉज सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है बेटा कि ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट में क्या कर सकती हैं, एक दूसरे के तौर पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। क्लोज सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं एक शर्ट परचेज करने के लिए, अब वहां पे आपको बटन शर्ट की बजाय टी शर्ट अगर पसंद आ जाती है, तो क्लोज सब्स्टिट्यूट है, जिसको सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आप ड्रेस पैंट लेने के लिए जाते हैं, आपको जीन्स पसंद आ जाती है, ये क्लोज सब्स्टिट्यूट के अंदर आ जाती है चीजें कि एक दूसरे के रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको क्लोज सब्स्टिट्यूट का नाम दिया जाता है। अब इसमें भी फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सेलर, कोई भी सेलर मार्केट में फ्रीली एंटर हो सकता है, फ्री एग्जिट हो सकता है। ठीक है जी? इसमें भी हमारे पास ये सिचुएशन आती है। और अगेन इसमें भी कहेंगे कि मार्केट नॉलेज इसमें भी होता है, इसको बायर को मार्केट का नॉलेज भी इसमें होता है। ठीक हो गया जी? और नॉर्मली ये मेजर फीचर्स तो मैंने आपको बता दिए कि जिस मार्केट में ये फीचर प्रिवेल करते हैं, उसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रिवेल कर रहा होता है हमारे पास। ठीक होगी बात जी? तो ये हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे चलते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो बिहेवियर ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू है और एवरेज रेवेन्यू है, अब वो बिहेवियर हमारे पास क्या है, इसमें मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोपिंग शो कर रहे होती हैं। अब अगर कल का टॉपिक आपको मेरा याद हो, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब रिलेशन ऑफ रेवेन्यू मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, तो एक बात मैंने आपको बड़ी सिंपल से वर्ड में बताई थी कि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों का डायरेक्शन, दोनों का बिहेवियर सेम होता है। अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इंटेंसिटी में फर्क होता है। मार्जिनल की स्पीड एवरेज से तेज होती है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि देखें, यहां से डाउनफॉल दोनों ने इकट्ठे स्टार्ट किया, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा डाउन आया और एवरेज रेवेन्यू उससे कम डाउन आता है। अब ये डाउन आने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एक फीचर मैं यहाँ पर और बता देता हूँ, डिफरेंट प्राइस के प्राइस क्या होती है, डिफरेंस होती है मार्केट के अंदर प्राइस। अब होता ही है कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो सेलर आपसे क्वांटिटी पूछता है कि जी आपने कितनी क्वांटिटी लेनी। अगर तो आप उसको क्वांटिटी बताते हैं मैंने 1 यूनिट लेना है, तो जो प्राइस वो आपको बताएगा वो नॉर्मली हाई प्राइस होती है। जब आप उसको ये कहें कि जी मैंने 1 नहीं 2 यूनिट लेने हैं या 3 यूनिट लेने हैं, तो जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे वो प्राइस को क्या करते जाते हैं, थोड़ा सा कंसेशन डिस्काउंट करते जाते हैं। इसका मतलब फिर एवरी नेक्स्ट यूनिट आपको मार्जिनल रेवेन्यू क्या दे रहा होता है, कम दे रहा होता है। तो मार्जिनल रेवेन्यू की बस का मतलब
हर प्रोडक्ट के साथ साथ क्या करता है, डिक्रीज कर रहा होता है। तो जब मार्जिनल डिक्रीज करता है तो उसके साथ साथ फिर एवरेज भी क्या कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है हमारे पास। ठीक हो गया। तो बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स में नहीं जा रहा, जितने हमारे जरूरत के हैं बस मैं उतनी चीजों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक बिहेवियर होता है मार्जिनल रेवेन्यू का और एवरेज रेवेन्यू का बिहेवियर होता है। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर भी अगर मैं बात करता हूँ शॉर्ट रन को लेकर, तो शॉर्ट रन के अंदर जो जो सिचुएशन हमारे पास आती हैं उसमें हमारे पास सबसे पहली चीज वही है एबनॉर्मल प्रॉफिट, जहां पर मैंने आपसे क्या कहा कि हमारा जो रेवेन्यू है दैट इज ग्रेटर देन कॉस्ट, कि हमारा रेवेन्यू कॉस्ट से क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा। तो उस सिचुएशन को हम क्या नाम देते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट का हमने नाम दिया जाएगा। क्लियर होगी बात जी। उसके बाद हमारे पास सिचुएशन आती है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक हो गया जी। अब नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, कि रेवेन्यू और कॉस्ट उसमें आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट का नाम दिया जाता है। अब इसमें सिचुएशन हमारे पास एक आती है नॉर्मल लॉस की, जिसमें रेवेन्यू लेस देन कॉस्ट होती है हमारे पास। और फिर इसमें भी एक हमारे पास आता है जिसको एबनॉर्मल लॉस, या उसको हम क्या नाम देते हैं, शट डाउन पॉइंट। उसमें भी रेवेन्यू लेस देन कॉस्ट, लेकिन इसका फीचर मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल लॉस में हमारा बिजनेस वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहा है। इतना रेवेन्यू हमारे पास है कि हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहे हैं, लेकिन फिक्स कॉस्ट हमसे कवर नहीं हो पा रही। तो ये सिचुएशन तो हमारी किस में आती है, नॉर्मल लॉस के अंदर। लेकिन शटडाउन पॉइंट की तरफ जब हम जाते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारे से हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी नहीं हो पा रही, यानी कि ना तो फिक्स कॉस्ट और ना ही वेरिएबल कॉस्ट हमसे कोई भी पूरी नहीं हो पा रही। तो उस सिचुएशन को फिर हम नॉर्मली क्या नाम देते हैं, नॉर्मल का नाम देते हैं। अब और अगर हम चले जाएं इसके अंदर भी लॉन्ग रन के अंदर, तो लॉन्ग रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन की तरह इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही सिनेरियो होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट का, कि जहां पर रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। लॉन्ग रन के अंदर भी ये सिचुएशन हमारे पास होती है कि हम नॉर्मल प्रॉफिट में रहते हैं। क्यों, हम लॉस में जा ही नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मली लॉन्ग रन किसे कहा था हमने, कहा ऐसा टाइम पीरियड कि जहां पर हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सारे के सारे वेरिएबल कर लेते हैं। हमें जितनी लैंड चाहिए हम लैंड इंक्रीज कर सकते हैं, हम लेबर अपनी वेरी कर सकते हैं, अपना कैपिटल वेरी कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिस टाइम पीरियड में वेरिएबल हो जाए उस टाइम पीरियड को हमने क्या नाम दिया था, लॉन्ग रन कहा था। तो ये हमारे पास एक डिस्कशन किसकी आती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की हमारे पास आती है। ठीक होगी बात जी। तो ये मेजर चीजें थी। अब इसको बेटा आप नोट डाउन करें। इसके बाद मैं मोनोपोली को डिस्कस कर दूं पहले, फिर उसके बाद आपको मैं दोबारा आपके साथ प्रेजेंटेशन की तरफ आऊंगा। चले, अभी मार्केट कंडीशन हमारे पास मोनोपोली की आती है। अब मोनोपोली के अगर मैं फीचर्स के ऊपर बात करूं तो पहला फीचर तो हमारे पास क्या है बेटा, इसमें सिंगल सेलर, सेलर एक है। ठीक हो गया जी, नो अदर सेलर इन द मार्केट। नंबर टू, जब सेलर सिंपल है हमारे पास तो सिंगल कमोडिटी, यानी कि कमोडिटी भी क्या है, सिंगल है। कंप्लीट कंट्रोल ऑन प्राइस, प्राइस के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल है। बैरियर टू एंटर फर्म, एंटर न्यू सेलर कह सकते हैं कि मार्केट में न्यू सेलर आने के लिए उसके ऊपर बैरियर है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ऐसी प्रोडक्ट है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। नो मार्केट नॉलेज बाय बायर, हमारा जो बायर है उसको मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है। नो मार्केट नॉलेज बाय बायर, बायर को कोई मार्केट नॉलेज भी नहीं है। तो ये हमारे पास जहां पर ये फीचर आते हैं तो उन फीचर्स की बेस के ऊपर जो मार्केट है उसको हम क्या नाम देते हैं, मोनोपोली का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया जी। अब इसमें एक पॉइंट दोबारा से क्लियर कर दूं, शायद इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। बैरियर्स टू एंट्री न्यू सेलर, अभी आपको बताया भी था, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जैसे मार्केट में कोई नया सेलर आने की कोशिश करता है तो जो मोनोपोली, अब जिसने मोनोपोली क्रिएट की हुई है वो मार्केट में क्या करता है कि उसके लिए आर्टिफिशियल हर्डल्स क्रिएट करता है, बैरियर्स क्रिएट करता है। किस तरह से, कि मार्केट में अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत लो कर देता है, इवन फॉर द टाइम बीइंग अगर उसको लॉस भी फेस करना पड़ता है तो वो कर लेता है, क्योंकि ये तो मार्केट में पुराना बैठा है, इसके पास मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि लॉस बियर करने की कंडीशन में है। लेकिन जो नया सेलर मार्केट में आ रहा है, उसका बिजनेस का स्टार्ट है, उसके पास इतना जाना ना तो फंड्स है ना उसके पास इतना कैपिटल है कि वो मार्केट में सर्वाइव कर सकता हो। तो इसका मतलब फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर वो बेचारा क्या करता है, अल्टीमेटली महीने दो का शायद वो लॉस बियर करे, अल्टीमेटली मार्केट छोड़ जाता है। तो ये होता है बैरियर क्रिएट करना नए सेलर्स के लिए मार्केट में आने के लिए। कमोडिटी सिंगल है, सिंगल सेलर है, प्राइस के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल है, सेलर अपनी मर्जी से प्राइस जितनी मर्जी चार्ज कर सकता है और उस प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं। मजबूरी है बायर की कि उसने वही प्रोडक्ट ही परचेज करनी है। नो मार्केट नॉलेज बाय बायर, मार्केट का कोई नॉलेज ही नहीं है बायर को, जो सेलर चार्ज कर लेता है बायर को वो तुरंत प्राइस देनी पड़ती है। तो ऐसी कंडीशंस को हम फिर क्या नाम देते हैं, नॉर्मली मोनोपोली का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया जी।
अब मोनोपोली के अंदर भी रहते हुए अगर हम बात करते हैं तो अंडर द शॉर्ट रन हम इसमें क्या करते हैं जी, पहली कंडीशन एबनॉर्मल प्रॉफिट किसके अंदर आती है हमारे पास। एबनॉर्मल प्रॉफिट में हमने पहले कह दिया था कि हमारा रेवेन्यू ग्रेटर देन कॉस्ट की सिचुएशन आती है। हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आता है, इसके अंदर भी नॉर्मल प्रॉफिट में रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट होता है। फिर इसके अंदर हमारे पास नॉर्मल लॉस आता है, ठीक होगा जी। नॉर्मल लॉस में हमारे लिए क्या होता है कि रेवेन्यू लेस देन कॉस्ट, इसके अंदर शटडाउन पॉइंट नहीं होता। और लॉन्ग रन के अंदर अब याद रखिएगा, इसके लॉन्ग रन में हमेशा एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, क्योंकि लॉन्ग रन में ये एंजॉय करता है, इसका रेवेन्यू हमेशा इसकी कॉस्ट से ज्यादा है। क्यों कि जैसे हमने कंडीशंस पे बात की कि मार्केट में अकेला है, प्राइस अपनी मर्जी की है, सब्स्टिट्यूट मार्केट में है कोई नहीं, दूसरा सेलर मार्केट में आ कोई नहीं सकता, प्रोडक्ट भी सिंगल है जो इसके पास है। तो जब इतनी कंडीशन इसके पास है तो इसका मतलब ये मार्केट टोटली इन द फेवर ऑफ सेलर की फेवरेट मार्केट होती है ये। तो इसका मतलब वो सेलर हैवी प्रॉफिट्स एंजॉय करता है लॉन्ग रन के अंदर बैठकर। तो ये एक रफली सा मार्केट का स्ट्रक्चर मैंने इसमें आपको बता दिया। अब इसके अंदर हमारे पास जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का बिहेवियर है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन कंपैरेटिवली मोर स्टीपर, ठीक है जी। इसमें मार्केट का जो बिहेवियर है, इसमें मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, यहाँ पर भी लॉजिक वही है जो मैंने अभी आपसे बताया था कि जितनी ज्यादा क्वांटिटी परचेज करते जाते हैं मोनोपोली का जो सेलर होता है वो प्राइस क्या करता जाता है, कम करता चला जाता है, जिसकी वजह से फिर प्राइस कम चार्ज होती जा रही है, तो रेवेन्यू भी कम होता जा रहा है और मार्जिनल रेवेन्यू भी कम हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू भी कम हो रहा है। लेकिन अब अगर मैं कंपैरेटिव डायग्राम बनाकर दिखा दूं तो फिर शायद आपको बेहतर समझ आएगा। इसमें अगर आप देखें तो ज्यादा स्टीपर आ रही हैं चीजें, ठीक है जी, और इसमें थोड़ा सा फ्लैटर आ रहा है इसके अंदर हमारे पास। तो ये थी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की और ये मोनोपोली की थी हमारे पास, ठीक हो गया। मोनोपोली में ज्यादा स्टीपर है, जल्दी डाउन आती है मार्जिनल रेवेन्यू भी और एवरेज रेवेन्यू, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में थोड़ा सा फ्लैटर सिचुएशन हमारे पास आ रही है। क्लियर हो गया बात जी। तो ये था हमारे पास एक रफली सा इसका भी शॉर्ट रन के अंदर, इसके अंदर ये तीन कंडीशन है, लॉन्ग रन में इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। ये हमारे पास मोनोपोली के रेफरेंस से मेजर पॉइंट्स है जो हमने इसमें आपके साथ डिस्कस कर लिए। वो भी बात बेटा क्लियर मेरे ख्याल से। असल में तो हमारे टॉपिक में मेजर बस ये तीन मार्केट्स ही हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि ओलिगोपोली और उसके साथ साथ डुओपोली के ऊपर मैंने जनरल बात आपके साथ कर दी, वो भी मैं आपके साथ दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि डुओपोली एक ऐसी मार्केट होती है कि जहाँ पर ओनली टू सेलर्स, दो सेलर्स होंगे, हैव दैट कंप्लीट कंट्रोल अगेन ऑन मार्केट, मार्केट का कंप्लीट कंट्रोल होगा। दोनों सेलर्स के पास जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो ऑलमोस्ट एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, डिफरेंट प्रोडक्ट भी हो सकती है, जिस वजह से कोई कंपटीशन भी नहीं है, ठीक है, प्रॉपर कंपटीशन नहीं होता, मार्केट का नॉलेज भी बायर के पास इतना नहीं होता, तो वो भी एक सेलर फेवरेट मार्केट होती है हमारे पास। और ओलिगोपोली भी अप टू सम एक्सटेंट सेलर फेवरेट है। क्यों कि उसमें सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि ओलिगोपोली में तमाम सेलर मिलकर आपस में क्या कर लेते हैं, एक प्राइस कार्टेल बना लेते हैं। अब प्राइस कार्टेल में ये होता है कि नॉर्मली फिर मिलकर वो एक मिनिमम प्राइस डिसाइड कर लेते हैं कि ये कम से कम प्राइस ये चार्ज की जाएगी, बाकी तमाम सेलर उससे ऊपर ही प्राइस चार्ज करेंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल मार्केट में जो आपके कुकिंग ऑयल्स हैं और जो घी वगैरह मार्केट में बिक रहे हैं, कभी आप देखें कि मार्केट में एक सेलर अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो सारे ही प्राइस इंक्रीज कर रहे होते हैं। असल में उनका कार्टेल होता है और कार्टेल में वो एक मिनिमम प्राइस डिसाइड कर लेते हैं आपस में कि जी हमने कम से कम इतनी प्राइस चार्ज करी है, इससे नीचे हमने नहीं किया। मार्केट में अगर आप जाकर भी देखें तो कभी भी आपको ज्यादा डिफरेंस ऑफ प्राइस नहीं मिल रहा है इन प्रोडक्ट्स के अंदर। कोई ऐसी प्रोडक्ट मार्केट को जरा प्रैक्टिकली खुद भी सर्च कीजिए कि जिसके मार्केट में फ्यू सेलर्स हो, तो फ्यू सेलर्स के अंदर उनकी प्राइस में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। अगर उनकी क्वालिटी एक दूसरे के क्लोज है तो उनकी प्राइसेस भी एक दूसरे के वेरी क्लोज होंगी। हाँ, अनटिल अनलेस कोई बहुत मेजर डिफरेंस हो क्वालिटी के अंदर तो फिर जाकर कोई प्राइस डिफरेंट आ सकती है, अदरवाइज आपको सारी प्राइसेस 2-2, 4-4, 5-5, 10 रुपए के फर्क से मिलेंगी, कुछ ज्यादा डिफरेंस प्राइस में नहीं आता। तो असल में बैकएंड के ऊपर उनका प्राइस कार्टेल बना होता है, आपस में जॉइन हैंड होकर वो लोग काम कर रहे होते हैं और अपने प्रॉफिट पे काम करते हैं जिस चीज में। और ये भी सिचुएशन मार्केट की ऐसी है जो सेलर फेवरेट सिचुएशन होती है। तो नॉर्मली मोनोपोली, उसके साथ साथ ओलिगोपोली और उसके साथ साथ डुओपोली, ये तीनों जो होती है नॉर्मल सिचुएशन ये ऐसी है कि जो हाईली सेलर फेवरेट होती हैं और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है और अप टू सम एक्सटेंट ये मिक्स कह सकते हैं कि इसमें बहुत बार सेलर बेनिफिट लेता है और बायर भी। लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन है दैट इज हाईली कंज्यूमर फेवरेट मार्केट, क्योंकि उसमें कंज्यूमर को मैक्सिमम बेनिफिट होता है क्योंकि प्राइसेस अपनी लोएस्ट प्राइस के ऊपर आई और कंपटीशन होता है, ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं की जा रही होती, मार्केट का नॉलेज बायर को प्रॉपर होता है, तो वो बायर फेवरेट मार्केट होती है, बायर के बेनिफिट की मार्केट होती है। ठीक हो गया जी। तो ये थी हमारे पास आज मार्केट की डिस्कशन, ऑलमोस्ट हमारी ये भी कंप्लीट हो गई। अब आइए